और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हरिहर काका का शॉर्ट समरी। क्योंकि डिटेल में तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चे चाहते हैं ना कि बस झटपट में मुझे 2-4 मिनट में मुझे कोई समरी समझा दे। इतना लंबा वीडियो कौन देखे, तो उन्हीं बच्चों के लिए आज ये शॉर्ट समरी है। हालांकि आपको पूरे डिटेल में फील लेके पढ़ना है ना, गाँव के बारे में जानना है कि गाँव कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। और बस एग्जाम में नंबर पाने के लिए आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। चलो तो कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हरिहर काका और इसके लेखक है मिथिलेश्वर जी। हमारे लेखक मिथिलेश्वर जी का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ एक हसन बाजार बस स्टेशन है, उसी के पास उनका गांव है। उनका गांव बहुत ही प्यारा और सुंदर है और गांव में एक ठाकुरबाड़ी भी है। ठाकुरबाड़ी मतलब ठाकुर जी का एक मंदिर है, जिसको गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। मेरे भी गांव में है, हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ लोगों के गांव में होगा। और ये ठाकुरबाड़ी कब बनी, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। बस कुछ कहानियां हैं जो फेमस है गांव में। जैसे कि बहुत समय पहले एक साधु आया, उसने वहां पे अपनी कुटिया बनाई और वहीं पर रहने लगा। गांव के लोगों से मांग चांग कर खाता था और ठाकुर जी की पूजा करता था। उसके बाद लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बना दिया। धीरे धीरे गांव का विकास हुआ और ठाकुरबाड़ी का भी विकास हुआ, लेकिन गांव की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना ज्यादा हुआ। इसका मात्र एक वजह यह था कि गांव के लोग जो है ना, ठाकुर जी से मन्नत मांगते थे और जैसे ही उनकी मन्नत पूरी हो जाती तो वो उनको चढ़ावा देते थे। कुछ लोग कपड़ा देते थे, कुछ लोग पैसा देते थे, कुछ लोग सोना चांदी और जेवर दे देते थे। और अगर कोई ज्यादा ही खुश हो गया तो अपने खेत का कुछ हिस्सा जो है वो ठाकुर जी के नाम पर लिख देते थे। यही कारण है कि गांव की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना ज्यादा हुआ। लोग मन्नत क्या मांगते थे, तो मन्नत ये मांगते थे कि हे ठाकुर जी, हमारा बेटी के अच्छा घर में बियाह फिक्स करा दो। कुछ लोग कहते थे कि हे ठाकुर जी, आई हमारे केस के सुनवाई है, हमारा जिता दी है खाली। कुछ लोग अपने बेटे के बारे में मन्नत मांगते थे कि हे ठाकुर जी, हमारा बेटा के कैसहू सरकारी नौकरी दिला दो। और जब इनकी मन्नतें पूरी हो जाती तो ठाकुर जी को जाके चढ़ावा चढ़ा देते। यहाँ तक कि गांव के जितने भी किसान हैं वो अपना अनाज घर लाने से पहले सबसे पहले ठाकुर जी को चढ़ाते थे। ठाकुर जी को चढ़ाने के बाद ही वो घर लेके आते थे अपना अनाज। कुल मिलाकर कहा जाए तो गांव के लोग जो है ना, वो ठाकुर जी को बहुत ही मानते थे और ठाकुरबाड़ी पे जाके अपना समय बिताते थे। जैसे कभी गांव में दाहर आ गया या सुखार आ गया तो ठाकुरबाड़ी के अंदर में एक बड़ा सा पंडाल लग जाता था और वहीं पर सब लोग बैठकर कीर्तन भजन करने लगते थे। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, और इनका भजन कीर्तन चलते रहता था। ठाकुरबाड़ी की देखभाल के लिए, वहां की साफ सफाई की देखभाल के लिए हर 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी को चुना जाता था। लेकिन लेखक का ऐसा मानना था कि ये जो महंत और पुजारी है ना, ये बस चटोरू हैं, पेट पूजा करते हैं, बस बात खत्म। सुबह शाम पहले ठाकुर जी को भोग लगाया और उसके बाद बचा हुआ सारा खुद खा जाते थे। ठाकुर जी के नाम पर अपनी जिंदगी एकदम मौज मस्ती में काट रहे थे ये लोग, एकदम लैस की जिंदगी जी रहे थे। हाँ, तो अब मैं तुम्हें हरिहर काका के बारे में बताता हूँ। हरिहर काका जो है ना, वो लेखक मिथिलेश्वर जी के पड़ोसी थे, इसीलिए लेखक का लगाव हरिहर काका से बहुत ही ज्यादा था। और लेखक की माँ लेखक को ये भी बताती है कि बचपन में हरिहर काका तुमसे बहुत ही दुलार प्यार करते थे, मतलब तुमको बहुत ही मानते थे, अपने कंधे पर उठाकर घुमाते रहते थे, मतलब एकदम बाप की तरह दुलार प्यार करते थे। बाप थे नहीं, लेकिन बाप की तरह करते थे। और बड़े होने पर लेखक के सबसे पहले दोस्त हरिहर काका ही बने। हरिहर काका अपनी सारी बातें लेखक से खुल के कहते थे, कुछ भी नहीं छुपाते थे। लेकिन कुछ दिनों से हरिहर काका बहुत ही चुप चुप से रहने लगे थे, गुपचुप रहने लगे थे। गुपचुप, अरे लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला। अरे ये वाला गुपचुप नहीं, मतलब चुप चुप रहते थे। लेखक से भी उन्होंने बात करना कम कर दिया था, कुछ भी नहीं कहते थे, बस मुंडी हिलाते थे और बस। हरिहर काका 4 भाई थे, उसमें से हरिहर काका जो है वो दूसरे नंबर वाले भाई थे। सबकी शादी हो रखी थी और सभी के बाल बच्चे थे। कुछ के बाल बच्चे तो बाहर पढ़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन बेचारे हरिहर काका के बाल बच्चे नहीं थे। हालांकि उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन किसी से बाल बच्चा नहीं हुआ। और यही कारण है कि वो हमारे लेखक मिथिलेश्वर जी से बहुत ही ज्यादा दुलार प्यार करते थे, क्योंकि उनका खुद का बच्चा तो था नहीं, इसलिए लेखक को प्यार करते थे। और हरिहर काका के पूरे परिवार में 60 बीघा जमीन है, मतलब कि 15 बीघा जो है वो हर एक भाई को मिलेगा। तीनों भाई का तो समझ में आता है कि उनका परिवार है तो चलो ठीक है, लेकिन हरिहर काका का तो कोई परिवार ही नहीं है। इनके मरने के बाद वो 15 कट्ठा जमीन किसको मिलेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उनके तीनों भाई ही होंगे ना। तो इसीलिए उस 15 कट्ठा जमीन के लालच में हरिहर काका की वो लोग सेवा सत्कार करते थे। लेकिन भैया ढोंग कब तक होगा, कुछ ही दिनों तक। कुछ दिनों बाद उन्होंने हरिहर काका की सेवा सत्कार करना बंद कर दिया। तीनों भाई सुबह सुबह खेत खलियान में चले जाते, उनकी पत्नियां और बच्चे अच्छा खाना खाते और हरिहर काका को रूखा सूखा दे देते। हरिहर काका बेचारे दलान में बैठे रूखा सूखा खाते और अपनी पत्नी को याद करते। इस वक्त उनको अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा याद आती, क्योंकि उनकी दोनों पत्नियां मर गई थी, स्वर्ग सिधार गई थी, इसीलिए वो पत्नी को बहुत ज्यादा याद करते थे। एक दिन तो भैया बवाल ही हो गया। हरिहर काका का एक भतीजा यानी कि भाई का बेटा जो है वो बाहर शहर में कलर्की करता था, तो उसका एक दोस्त गांव में आया और उसका बहुत ही अच्छा सेवा सत्कार किया गया।
अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए गए और उसको अच्छे से खिलाया गया और बाकी बचा हुआ खाना घर के बाकी सदस्य जो है वो खा गए, लेकिन हरिहर काका को पूछा तक नहीं। दलान में बैठे बैठे हरिहर काका को बहुत कस के भूख लगने लगी तो वो दलान से उठ के घर में गए। वहां जाने के बाद उनको रूखा सूखा खाना दे दिया गया। ये देख के तो हरिहर काका का एकदम पारा गर्म हो गया। उठाए थाली और फेंक दिया आंगन में। चावल इधर बिखर गया, सब्जी इधर बिखर गई और थाली झनझना के नीचे गिर गई। थाली का आवाज सुनकर घर में जितने बहू बेटियां थीं सब बाहर की ओर आ गईं। हरिहर काका गुस्से से बड़बड़ाते हुए घर से निकल के वापस दलान की ओर जाने लगे। क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को कि मुफ्त में खिला रहे हैं? अरे मेरा 15 बीघा का जमीन का अनाज ये लोग खाते हैं, उसी का तो खिला रहे हैं हमको अनाज समझता है, ऐरा गैरा समझता है। अरे 2-4 को नौकर रख लेंगे और आराम से खाएंगे, उसके बाद भी नहीं घटेगा, इतना हम जमीन से कमाते हैं। अनाथ और बेसहारा नहीं ना है हम। संजोग से उसी वक्त ठकुरबाड़ी का पुजारी जो है उनके दलान पर बैठा हुआ था। पूजा सामग्री का कुछ सामान लेने आया था। उसने ये सारा खेल बेल जाके महंत जी को बता दिया। महंत जी सारा खेल बेल समझ गए और उन्होंने इस मौके पर चौका मार दिया। वो हरिहर काका को ठकुरबाड़ी पर ले आए और उनका कान भरने लगे कि देखो हरिहर, इस जीवन में कोई किसी का नहीं होता है। अरे बताओ, तुम्हारा अपना भाई तुमको कुत्ते की तरह रखता है, पूछता तक नहीं है। इस जीवन में कोई किसी का नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि भगवान के शरण में आ जाओ, यहाँ तुम्हारा अच्छे से सेवा सत्कार होगा, भोजन पानी मिलेगा, सुख शांति का जीवन जीना। बस वो जो 15 कट्ठा जमीन है ना तुम्हारे हिस्से का, वो ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। इसके बाद महंत जी ने पुजारी को बुलाया और हरिहर काका की खूब सेवा की। इधर जैसे ही हरिहर काका के तीनों भाइयों को पता चला कि हरिहर जो है वो घर छोड़ के भाग गया है, वो दौड़ते दौड़ते एकदम ठकुरबाड़ी पे पहुंच गए। वहां जाकर हरिहर काका के चरणों में लेट गए और माफी मांगने लगे कि हो भैया, हमरा माफ कर दो। हो भैया, आई के बाद से ऐसा गलती कहियो ना होता। चलो चलो घर चलो, घर चलो। हमर सबके पत्नी तो साथ गलत कर रहा ना, चलो ओकरा मारबई पिटबई, सबके बताबई कि चल हमारे भैया के अच्छा से खाना दी है। हरिहर काका का मन पिघल गया, लेकिन महंत जी उनको जाने कैसे देते। महंत जी ने काफी दबाव दिया कि एक दिन यहाँ ठकुरबाड़ी में ही इनको रहने दो। गांव के लोगों ने भी महंत जी का सहयोग किया कि हाँ हाँ महंत जी ठीक कह रहे हैं, एक दिन जो है ठकुरबाड़ी में ही रहने दो। तो एक रात के लिए हरिहर काका को ठकुरबाड़ी में रखा गया और अलग अलग प्रकार के व्यंजन खिलाए गए। ऐसा खाना उन्होंने अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं खाया था। और फिर से महंत जी कान भरने लगे। अरे वो भाई सब तुमको फ्री में खिलाता है, तुम्हारे पास 15 बीघा जमीन है तब ना तुमको खिलाता है। अब बताओ, तुम्हारे जमीन से फसल भी उगाता है और तुमको पूछता तक भी नहीं है। हरिहर, हमारी बात मानो, ठाकुर जी के नाम पर अपना जमीन लिख दो, तुमको पुण्य प्राप्त होगा, एकदम स्वर्ग में जाओगे, बैकुंठ की प्राप्ति होगी तुमको, और मरने के बाद गांव में तुम्हारा नाम भी होगा। जीते जी तो कुछ कर नहीं पाए, क्या पता मरने के बाद कुछ अच्छा हो जाए। फिर जैसे ही सुबह हुआ, तीनों भाई वापस से ठकुरबाड़ी पर आ गए और हरिहर काका को लेकर घर पे आ गए। उसके बाद सबने हरिहर काका से माफी मांगा और उस दिन के बाद से उनको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाने लगे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि अगर हमने हरिहर काका की सेवा नहीं की तो हरिहर काका अपना हिस्से का 15 बीघा जमीन जो है वो ठकुरबाड़ी के नाम पर लिख देंगे। हरिहर काका मन ही मन महंत जी का शुक्रिया अदा करने लगे कि महंत की ही कृपा है कि आज मुझको अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है। लेकिन एक दिन महंत ने हरिहर काका को उनके दलान से उठवा लिया, ठकुरबाड़ी के एक कमरे में ले आए और जोर जबरदस्ती से कुछ सादे पेपर पे और कुछ लिखे हुए पेपर पे उनके अंगूठों का निशान लेने लगे। हरिहर काका महंत का ये दुर्व्यवहार वाला रूप देखकर एकदम भौचक के रह गए। वो सोचने लगे कि जिसको मैं देवता समझता था वो तो राक्षस निकला। और इधर जैसे ही हरिहर काका के भाइयों को पता चला, वो लोग अपने सहयोगी के साथ ठकुरबाड़ी पर पहुंच गए, क्योंकि उन लोगों को लग गया था कि हो न हो ये काम जो है महंत का ही है। लेकिन जैसे ही ठकुरबाड़ी में पहुंचे, वहां एकदम सन्नाटा था। सबको लगा कि ये महंत का काम नहीं है, कोई दूसरा गांव का डाकू जो है वो हरिहर काका को उठाकर ले गया है, कुछ पैसा वैसा फिरौती रोती मांगेगा और हरिहर काका को छोड़ देगा। लेकिन तभी अंदर से कुछ फुसफुसाने की, कुछ बुदबुदाने की आवाज आने लगी। जैसे ही उनके तीनों भाइयों और उनके सहयोगी ने दरवाजा को खटखटाया, पीटा, वैसे ही पत्थरबाजी शुरू हो गई। ठकुरबाड़ी के ऊपर से कुछ पुजारी और साधु संत जो हैं वो पत्थर फेंकने लगे। पत्थर बरसते ही सारे सहयोगी भाग गए, बचे ये 3 भाई। अब इनको लगा कि हम तीनों क्या ही उखाड़ पाएंगे, इनसे तो लड़ नहीं पाएंगे। तो ये लोग चले गए पुलिस को बुलाने। पुलिस को बुलाकर लेके आए। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी ये लोग बाहर की ओर नहीं निकले। मतलब अंदर से कोई आवाज ही नहीं आया, एकदम सन्नाटा हो गया। पुलिस ने चारों तरफ से मंदिर को घेर लिया और चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगे कि हरिहर काका को बाहर भेज दो, वरना हम फायरिंग शुरू कर देंगे। इन तीनों भाइयों को लगा था कि पुलिस को लेके आएंगे, वो लोग रंगे हाथ जो है महंत जी को पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने के बाद ठकुरबाड़ी के अंदर से एक बूढ़ा साधु जो है वो निकल के आया। उस बूढ़े साधु से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन उसने बोला कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद ठकुरबाड़ी की तलाशी ली गई, हरिहर काका नहीं मिले। ये तीनों भाई एकदम घबरा गए कि आखिर हरिहर काका को कहाँ लेके चला गया ये लोग। जैसे ही ये लोग जाने लगे, वैसे ही एक गेट जिसमें ताला लगा हुआ था उसको अंदर से किसी ने धक्का मारा। पुलिस इंचार्ज ने तुरंत उस साधु से पूछा कि इसके अंदर कौन है। उस बूढ़े साधु ने कहा कि इसमें अनाज है, तो इसकी चाबी लाओ। तो वो बोला कि मेरे पास नहीं है।
फिर उन्होंने बोला दया दरवाजा तोड़, और दरवाजा तोड़ दिया गया। दरवाजा तोड़ने के बाद हरिहर काका बड़ी ही बुरी स्थिति में पाए गए। हरिहर काका के हाथ पैर बांधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। जैसे ही हरिहर काका को मुक्त किया गया, हरिहर काका ने सारी बातें बता दी कि महंत और पुजारी और कुछ फलना फलना साधु लोग जो हैं हमको किडनैप करके यहाँ ले आए, हमको मारे पीटे और जबरदस्ती जो मेरा अंगूठा का निशान है वो कुछ खाली पेज पे और कुछ लिखे हुए पेज पर उन्होंने मेरे अंगूठे का निशान ले लिया है। फिर हरिहर काका को सही सलामत उनके घर पे लेके आया गया। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा क्या पता महंत फिर से हरिहर को उठा ले, इसीलिए दलान की वजह उनको घर में रखा गया और बाकी रिश्तेदारों को भी बुलवाकर उनके चारों तरफ पहरा देना शुरू कर दिया, क्योंकि महंत जो था ना वो थोड़ा दबंग टाइप का इंसान था। इसके बाद हरिहर काका के तीनों भाइयों ने और रिश्तेदारों ने यही सलाह दी कि 15 बीघा जो जमीन है वो आप लिख दो, क्योंकि अगर एक बार वो जमीन आप लिख दोगे उसके बाद महंत आपको परेशान नहीं करेगा। काका ने लेखक को बुलाया, उनसे बात विचार की और फिर लेखक ने गांव के कुछ लोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि जीते जी अपना जमीन किसी को मत लिखिएगा। हरिहर काका ने अपने तीनों भाई को बोल दिया कि देखो जीते जी तो मैं अपना जमीन किसी को नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैंने एक बार लिख दी उसके बाद तुम लोग मुझे पूछोगे नहीं, मेरी जिंदगी जो है वो कुत्ते की जिंदगी हो जाएगी। काका के तीनों भाइयों ने 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत ही प्रयास किया, लेकिन काका ने हर बार स्पष्ट रूप से कह दिया कि नहीं भाई, जीते जी मैं अपनी जमीन जो है वो किसी को नहीं लिखूंगा, मेरे मरने के बाद वैसे भी तुम्हारा ही हो जाएगा तो लिखवाना क्यों। फिर तीनों भाइयों को आया गुस्सा और उन्होंने भी एकदम महंत वाला रुद्र रूप जो है वो धारण कर लिया। हरिहर काका को बांध दिया और दबाव देने लगे कि अपना 15 बीघा जमीन जो है हमको लिख दीजिए, नहीं तो मार के यहीं गाड़ देंगे और गांव में किसी को पता भी नहीं चलेगा। जबरदस्ती उनके अंगूठे का निशान कुछ कागजों पर लेने लगे। हरिहर काका चिल्लाने लगे, बचावा हो गांव वाला, बचावा हो, बचावा बचावा, हमारा मार रहा खा, हमारा भईबा मार रहा खा, बचावा। भाइयों को लगा कि अरे गलती कर दी, इसके मुंह में तो कपड़ा ठूसना था, ये तो चिल्ला के सबको बुला लिया। तुरंत में ही गांव के सारे लोग जुट गए। भाइयों ने गांव वाले को कहा कि ये हमारा निजी मामला है, हम अपने भाई में बातचीत कर रहे हैं, इसमें आप लोग को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, दखल अंदाजी मत कीजिए। अब गांव वाला सभी क्या बोले, निजी मामला में गांव वाला सब नहीं बोलना चाहता था। उड़ते उड़ते ये खबर महंत जी तक पहुंच गया। महंत जी ने जो फुर्ती दिखाई उसका क्या ही कहना, पट से पुलिस के साथ पहुंच गए। अब जैसे ही पुलिस पहुंची वो मामला निजी नहीं रहा। हरिहर काका को बाहर निकाला गया तो देखा गया कि हरिहर काका को सब बहुत कूटा है, इधर कपार फोड़े हुए है, गाल लाल कर दिया है, पैर वैर मार के एकदम सुझा दिया है। हरिहर काका मरे हुए हालत में अपना बयान पुलिस को दे दिए। ये तीनों भाई जो है हमको बहुत मारा पीटा है और जबरदस्ती हमारा अंगूठा का निशान जो है कुछ पेपर पे ले लिया है। उसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की। फिर महंत जी और उनके तीनों भाइयों ने मिलकर उनकी सुरक्षा प्रदान की। अब तुम सोच रहे होगे कि जो व्यक्ति इनको मार रहा था वही इनको सुरक्षा क्यों दिला रहा है, क्योंकि महंत जी को डर था कि इनके तीनों भाई फिर से इसको न पीट पाट के अपना जमीन लिखवा ले, और तीनों भाइयों को भी यही डर था कि फिर से ये हरिहर काका को उठवा ना ले और जाकर जबरदस्ती जो है जमीन लिखवा ना ले। तो इसीलिए दोनों ने अपनी अपनी लालचों के चक्कर में हरिहर काका को सुरक्षा प्रदान करवा दी। थोड़े पैसे वैसे दिए, घूस घूस दिया, पैरवी अरवी लगवाई। उसके बाद 4 पुलिस के नौजवान जो हैं हरिहर काका के सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए गए। हरिहर काका अब अकेले रहने लगे। उन्होंने एक नौकर रख लिया, वही नौकर जो है उनको बना के खिलाता पिलाता था और उनकी सेवा सत्कार करता था। बदले में वो उनकी जमीन को जोतता था, उसे जो फसल वसल होता था वो अपने यहाँ लेके चला जाता था। और पुलिस के 4 नौजवान जो हैं वो भी हरिहर काका के पैसों पर मौज मस्ती कर रहे थे। ये सारी बातें उस गांव के नेता को पता चली। नेता को राजनीति का जादू छड़ी कहा जाता था। नेता तुरंत गांव के कुछ विश्वासी और प्रतिष्ठित लोगों को लेकर हरिहर काका के दलान पर पहुंच गया। उन्होंने हरिहर काका से जाकर कहा कि वो अपनी जमीन जो है समाज सेवा के लिए दान दे दे। उनके जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय बनाया जाएगा, इससे उनका नाम भी होगा और गांव का विकास भी होगा। लेकिन हरिहर काका अब पहले वाले हरिहर काका नहीं थे, अब चतुर चालाक हो गए थे। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद क्या ही होना था, गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। गांव के सारे लोग 2 पक्ष में बट गए, एक जो हरिहर काका के भाइयों की तरफ थे और एक जो महंत जी की तरफ थे। कुछ लोगों का कहना था कि हरिहर काका के मरने के बाद उनकी जमीन जो है उनके भाइयों को ही मिलनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि अगर हरिहर काका अपना जमीन जो है ठकुरबाड़ी के नाम पर लिख देते तो ये ठकुरबाड़ी सिर्फ इस गांव का सबसे बड़ा ठकुरबाड़ी नहीं बनता, बल्कि आसपास के जितने गांव हैं उन सभी में हमारा ठकुरबाड़ी सबसे बड़ा हो जाता। पूरे इलाके का सबसे बड़ा ठकुरबाड़ी कहलाता हमारा ये ठकुरबाड़ी। कुछ अफवाहें भी फैलने लगी, जिसके पास जो खबर आती उसमें वो नमक मिर्च लगाकर आगे बढ़ा देता। एक खबर ये आती कि महंत जी और हरिहर काका के भाई जो है वो काफी अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने अंगूठे का निशान लेने के बाद हरिहर काका को मार क्यों नहीं दिया, मार देते तो खेल ही खत्म हो जाता। वहीं दूसरी खबर आती कि हरिहर काका मरेंगे तो उनके दाह संस्कार के लिए काका के भाइयों में और महंत जी में काफी लड़ाई होगी, क्योंकि जो दाह संस्कार करेगा वही जमीन पर कब्जा करेगा। वहीं तीसरी खबर आती कि काका के भाइयों ने इलाके के सबसे मशहूर डाकू बुट्टन सिंह से हाथ मिला लिया है। उन लोगों ने बुट्टन के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि वो उनकी जमीन को कब्जा करवा दे, उसके बाद उसका कुछ हिस्सा वो ले ले। और बुट्टन सिंह ऐसे 2-4-5 दखल जो है वो पहले भी करवा चुका है। तो डील ये हुई है कि बुट्टन जो है काका के भाइयों को काका का जमीन जो है वो दखल करवा देगा, उसके बदले में 5 बीघा जमीन जो है वो ले लेगा।
वहीं चौथी खबर ये आती है कि हरिहर काका के मरने के बाद महंत जी ने निर्णय लिया है कि देश के अलग अलग कोने से साधु संत और नगाओं को बुलाएंगे और जमीन को दखल करेंगे। गांव में ऐसी ऐसी ना जाने कितनी अफवाहें चल रही थी। हरिहर काका एकदम मौन से रहने लगे और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। नौकर तो उन्होंने रख ही लिया था, वही उनकी देखभाल करता था, सेवा सत्कार करता था। और जो 4 पुलिस के नौजवान थे वो तो हरिहर काका के पैसों पर मजे कर ही रहे थे। ये तो भैया वही बात हो गई, जिसका धन वो रहे उपास, खाने वाले करे विलास। मतलब जिसका जमीन है बेचारा वो तो थोड़ा बहुत ही खा रहा है और बाकी लोग ऐश कर रहे हैं। और यहीं पर तुम्हारा ये हरिहर काका का शॉर्ट समरी जो है वो खत्म हो गया। हालांकि मैंने इस वीडियो में भी हर एक पॉइंट को कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर तुमको थोड़ा सा फील के साथ पढ़ना है ना तो इसका लॉन्ग वीडियो जरूर देखना। एप्लीकेशन पे एमसीक्यू है तो एमसीक्यू जरूर देना और एसएसटी के नोट्स भी आ गए हैं वहां पर। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर अभी भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछो। और हाँ भाई, अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो। फ्री का है भाई, पैसे थोड़े ना लग रहे हैं, कर दो सब्सक्राइब, मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। तभी तो मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आऊंगा तुम्हारे लिए भाई। चलो तो मैं मिलता हूं तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।